कागज़ अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से। किस्मत साथ दे या ना दे मगर काबिलियत हमेशा साथ देगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्रिएटर बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का 21 पार्ट है। इससे पहले हमने 20 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, वह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। आज का जो टॉपिक है वह है हमारा मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, स्किप ना करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये वाली वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मेवाड़ शैली है उसका समय कितना है, तो यानी कि उसकी स्थापना जो हुई थी वो 728 में हुई थी, तो ये वाला क्वेश्चन आपसे सीधा पूछ लिया जाएगा, तो आप ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट है, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मेवाड़ शैली है उसके संस्थापक कौन थे, तो उसके जो संस्थापक थे वो बप्पा रावल थे और इन्हीं के जो वंशज हुए थे, यानी कि इनके जो पुत्र वगैरह जो हुए थे वो महाराणा कहलाए थे। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ज़रूर याद रखना। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि किसके वंशज महाराणा कहलाए थे, तो वो बप्पा रावल थे। अगर फ्रेंड्स आपको मेवाड़ शैली का प्राचीन नाम पूछा जाता है तो उसका नाम होता है मेदपाट, तो ये चीज़ भी आप ज़रूर याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाता है कि जो मेवाड़ शैली है उसे किसने संरक्षण दिया था, तो वो सिसोदिया राजवंश ने संरक्षण दिया था मेवाड़ शैली को, तो ये चीज़ भी आप ज़रूर याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। नेक्स्ट है, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो ये वाली जो शैली है वह राजस्थानी शैली की विश्व भारतीय शैली के नाम से भी विख्यात है, तो ये चीज़ भी याद रखना, किससे विख्यात है, ये विश्व भारतीय शैली के नाम से भी विख्यात है। राजस्थानी शैली को अनेक विद्वानों द्वारा अलग अलग नाम दिए गए थे, तो वो भी आपको आगे बताएंगे। नेक्स्ट सीख लेते हैं। नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि जो राजस्थानी शैली थी उसके जो चित्रकार थे वो कौन कौन थे, तो क्योंकि यहाँ पे जितने भी कलाकार हुए थे बहुत ही फेमस थे और बहुत ही अच्छे अच्छे उन्होंने चित्रण किए थे, तो उनमें है जगन्नाथ है, मनोहर है, साहिब दीन है, बिकम है और निशार दीन। ये जो 3-4 जो कलाकार हैं बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो इनको आप ज़रूर याद रखना, क्योंकि कभी कभी आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि जो निशार दीन है वह किस शैली का कलाकार है, तो वो राजस्थानी शैली का कलाकार है, तो ये चीज़ आप याद रखना, राजस्थानी की मेवाड़ शैली का कलाकार है। और एक और चीज़ है कि जो अगर राजस्थानी की स्टार्टिंग जो होती है, अगर आपसे पूछा जाता है कि राजस्थानी शैली की जो स्टार्टिंग होती है वह किस शैली से होती है, तो राजस्थानी की जो 4 शैलियाँ उनमें से वो मेवाड़ शैली से स्टार्ट होता है, तो ये चीज़ आप याद रखना। नेक्स्ट है, जो मेवाड़ शैली है इसमें जो चित्रकार थे, यानी कि जितने भी चित्रकार थे वो मथुरा वृंदावन से आए थे, जो कि यहाँ के राजाओं ने इनको आश्रय दिया था। यहाँ के मतलब राजस्थानी जो राजा थे उन्होंने इनको आश्रय दिया था, जैसे महाराणा कुंभा हुए, प्रताप सिंह हुए, अमर सिंह हुए, तो उन लोगों ने इनको संरक्षण प्रदान किया था, तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना। और इन कलाकारों के द्वारा जो जो चित्र बनाए गए हैं उनको भी हम आगे बताएंगे आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि मेवाड़ शैली का समय। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मेवाड़ शैली है उसका समय कितना है, तो वो 16वीं सदी से 17वीं सदी माना गया है, जिसमें से 16वीं जो शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी कि स्टार्टिंग में इस शैली का विकास हुआ था। जो स्टार्टिंग से 16वीं सदी की जो स्टार्टिंग था उसमें तो इसका विकास हुआ था। जो 17वीं शताब्दी आई थी उसमें इसका चरम उत्कर्ष यानी कि शीर्ष पर पहुंची थी। जो ये शैली थी मेवाड़ शैली, वो चरम उत्कर्ष पूछा जाता है तो फ्रेंड्स वो 17वीं शताब्दी था, और इसका पतन होना जो स्टार्टिंग हुई थी वो 18 से 19वीं शताब्दी तक इस शैली का पतन होने लगा था। अगर आपसे पूछा जाता है समय तो वो 1617 ईस्वी तक माना जाता है। अगर पूछा जाता है उत्तरार्ध यानी कि उत्तरार्ध कब था, तो 16वीं शताब्दी था। और चरम उत्कर्ष जो पूछा जाता है तो वो कौन सा था, 17वीं शताब्दी था। और पतन यानी कि पतन होना कहाँ से स्टार्ट हुआ था, वो 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक। और इसका पतन होने का वजह जो रही थी कि यहाँ के जो कलाकार थे वो आलसी हो गए थे और वो चित्रण अलंकरण करना बंद कर दिया था, इसी वजह से इस शैली का जो पतन होना स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेवाड़ शैली के जितने भी चित्र हैं उन सभी को हमने इंक्लूड किया है, और उनके जो कलाकार थे यानी जिन्होंने उनका चित्रण किया था उनको भी हमने वीडियो में इंक्लूड किया है। तो फर्स्ट है हमारा मारू रागनी। तो मारू रागनी जो थी वह किसके द्वारा चित्रित की गई थी। अगर आपसे फ्रेंड्स से पूछा जाता है कि जो
मारूरागनी जो चित्र था वो किसके द्वारा चित्रित किया गया था? तो वह साहिब-दीन के द्वारा चित्रित किया गया था। इसका आपको कलाकार भी पूछ सकता है और विधि भी पूछ सकता है और वे वर्तमान में कहाँ पर संग्रहित है ये भी पूछ सकता है। तो हमने इन सभी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया है। तो आप वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखें और नोट डाउन भी कर लें ताकि आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में याद हो जाए। अगर आपको एक बार में याद नहीं होता है तो आप दोबारा ज़रूर देख लें ताकि आपके सारे डाउट इस वीडियो में ख़त्म हो जाएँ। तो जो ये मारूकर रागनी थी ये साहिब-दीन के द्वारा चित्रित की गई थी और इसका जो माध्यम था तो ये कागज़ पर बनाई गई थी, टेम्परा विधि थी। तो ये भी चीज़ आप याद रखना क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर जो होता है कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पुटअप कर लेता है। और अगर ये पूछा जाता है कि ये वर्तमान में कहाँ पर है तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। तो ये चीज़ आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने आपके इसके चारों चीज़ें बता दी हैं। कौन सा चित्र है, इसके जो चित्रकार कौन था, किस विधि से बना था, किस माध्यम में बना था और किस पर बना है, धरातल क्या था और ये वर्तमान में कहाँ पर है। तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है हमारा रामायण। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मेवाड़ शैली है उसमें रामायण का जो चित्रण किया था वो किसने किया था, तो वो मनोहर ने किया था। और वह वर्तमान में अगर पूछा जाता है कि वर्तमान में कहाँ पर सुरक्षित है तो यह चित्र मुंबई से प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में सुरक्षित है तथा इसकी जो दूसरी प्रति, इसकी यानी कि तीन प्रतियाँ बनाई गई थी जिनमें से जो पहली प्रति है वो मुंबई में है और जो दूसरी प्रति मानी जाती है वो सरस्वती भंडार उदयपुर में स्थित है। तो ये चीज़ भी आप याद रखना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा रागमाला। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो रागमाला चित्र है वो मेवाड़ शैली में किसके द्वारा चित्रित की गई है तो वो निसार-दीन के द्वारा चित्रित की गई है। और नेक्स्ट है हमारा रसकाष्टक। रसकाष्टक जो ग्रंथ है इसका चित्रण किसके द्वारा किया गया था तो वो कौन थे, भिक्कम। तो ये चीज़ भी आप याद रखना। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि बिहारी सतसई है उसका चित्रण मेवाड़ शैली में किसके द्वारा किया गया है तो उसका चित्रण जो किया गया है वो जगन्नाथ के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो आर्ष रामायण है उसका चित्रण मेवाड़ शैली में किसके द्वारा किया गया है तो वो मनोहर और साहिब-दीन दोनों के द्वारा किया गया है। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि मेवाड़ शैली में रसिक प्रिया का चित्रण किसके द्वारा किया गया था तो साहिब-दीन के द्वारा किया गया था। यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो मनोहर और साहिब-दीन है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस कलाकार हुए थे तो इन्होंने सबसे ज़्यादा चित्रण किया है। तो आप इनके सभी चित्र जितने भी हैं उनको नोट डाउन कर लेना या फिर रट लेना ताकि इनसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप तुरंत जवाब दे सको। नेक्स्ट है कि गीत गोविंद। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मेवाड़ शैली है उसमें गीत गोविंद जो ग्रंथ था उसका चित्रण किसने किया था तो वो भी साहिब-दीन ही थे। और शुक्र महत्व क्षेत्र जो था उसका भी जो चित्रण किया था वो भी साहिब-दीन ने ही किया था। और नेक्स्ट है भागवत पुराण। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मेवाड़ शैली में भागवत पुराण का चित्रण किसने किया था वो भी साहिब-दीन थे। और पल्लव भागवत थी उसका भी जो चित्रण किया था वो साहिब-दीन ने किया था। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है साहिब-दीन से संबंधित उन सभी को आप अच्छे से रट लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है अगर राजस्थानी शैली से पूछा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ का जो मेवाड़ शैली का फेमस चित्र है एक जुलूस है। यहाँ पे जितने भी चित्र बने मैंने उन सभी को इंक्लूड किया है क्योंकि कहीं से भी पूछा जा सकता है कि यानी कि देवता और दानव जो चित्र है वह किस शैली का है या फिर कोई भी एक चित्र दे देगा और वो पूछ लेगा आपका किस शैली का। तो आपको ये सभी चित्र याद रखने भी बहुत ज़रूरी है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि भगवान गणेश का चित्र कहाँ पर बना हुआ है तो वो राजस्थानी शैली की मेवाड़ शैली से है। शादी की बारात भी यहीं से मिलता है। देवता और दानव का जो चित्र मिलता है वह भी मेवाड़ शैली से मिलता है। मुगल शादी की बारात जो मिलती है वो मेवाड़ शैली से मिलता है। और शाही साथी और योद्धा जो चित्र है वो भी मेवाड़ शैली से मिलता है। नेक्स्ट है कि राजस्थान से देशवरती रागनी जो चित्र मिलता है वह भी मेवाड़ शैली से मिलता है। और महाराणा स्वरूप सिंह का जो व्यक्ति चित्र है वह भी कहाँ से मिलता है, मेवाड़ शैली से। और ये जो चित्र है जितनी भी वह जिस शैली थे यानी कि मेवाड़ शैली के अंदर भी कुछ उपशैलियाँ हैं उनके अंतर्गत आते हैं तो उनको भी हम बता देंगे कि कौन सा चित्र किस उपशैली के अंतर्गत आता है। तो ये चीज़ भी आप जरूर याद रखना। नेक्स्ट है कि भारत का एक वीर पुत्र महाराणा प्रताप किस शैली के अंतर्गत आता है तो वो भी मेवाड़ शैली के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि एक मुगल राजकुमार की बारात चित्र किस शैली का है तो वो भी मेवाड़ शैली का है। एक मेले में राधा के साथ कृष्ण जो चित्र है वह किस शैली का है तो वो भी मेवाड़ शैली का है। मोर के साथ एक बगीचे में कृष्ण और देवियाँ चित्र है
वह किस शैली का है? मेवाड़ शैली का है। यहाँ पे राजस्थानी जो शैली है उसमें राधा कृष्ण बहुत ही ज़्यादा चित्रण किया गया है। तो ये वाला पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा चित्रण राधा कृष्ण का किस शैली में हुआ है? तो वो राजस्थानी शैली में हुआ है। तो ये चीज़ भी याद रखना, राजस्थानी शैली की जो मेवाड़ शैली है उसमें सबसे ज़्यादा चित्रण हुआ है। और एक और चीज़ है कि जो मेवाड़ शैली है यहाँ पे जो प्रभाव दिखाई देता है, यानी कि स्टार्टिंग में राजस्थानी शैली की स्टार्टिंग जो होती है वो मेवाड़ शैली से होती है, लेकिन जो मेवाड़ शैली है उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है वो अपभ्रंश का, क्योंकि स्टार्टिंग में जो शुरुआत हुई थी वो अपभ्रंश शैली से ही हुई थी, तो उसका कुछ प्रभाव राजस्थानी की मेवाड़ शैली पर दिखाई देता है। लेकिन बाद की जितनी भी मेवाड़ के बाद जितनी भी शैलियाँ हुई थी, जैसे मारवाड़ है, हाड़ौती है, ढूंढार है, उसमें इसको जो अपभ्रंश शैली थी उसको धीरे धीरे समाप्त होने लगी थी और राजस्थानी ने एक अपनी अलग पहचान बना ली थी। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा। और जो फ्रेंड्स ये शीशा दिखती हुई चंपावती का चित्र है, ये भी मेवाड़ शैली से मिलता है। यहाँ पे जितने भी चित्र हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है और अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो ये पूछे जा सकते हैं। मीराबाई का जो चित्र है वो भी राजस्थानी शैली की मेवाड़ शैली से मिलता है। अगर फ्रेंड्स पूछा जाता है कि जो महाराणा भीम सिंह का जुलूस साहिब जो चित्र है वह कहाँ से मिलता है, तो वो भी मेवाड़ शैली से मिलता है, जो कि साहिब दीन के द्वारा बनाया गया था। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो भागवत पुराण का पारिजात अवतरण है वह चित्र किसके शासनकाल में बना था और किसके द्वारा बनाया गया था, तो वो जो बनाया गया था वो राजा उदय सिंह के समय में बना था और नामा राम नामक एक चित्रकार ने बनाया। अगर फ्रेंड्स आपको इस चित्र का यानी कि भागवत पुराण का पराजित अवतरण है उसका ये पूछा जाता है कि जो है वर्तमान में कहाँ पर है, तो वर्तमान समय में वह अमेरिका के नस्लीहारा मानिक संग्रहालय में संग्रहित है। ये चीज़ भी आप याद रखना। इनकी कलाकार और किस शासक के समय में बना था और वर्तमान में कहाँ पर है, तो ये चीज़ आप जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो डगलस बैरेट एवं बैशकी थे इन्होंने चोर पंचासिका का मेवाड़ शैली में बनाया था। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो चोर पंचासिका जो चित्र है या चित्र ग्रंथ है उसका जो चित्रण किया था मेवाड़ शैली में किसके द्वारा किया गया था, तो वो डगलस बैरेट एवं बैशली क्री ने किया था। तो ये चीज़ आप जरूर याद रखना। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मेवाड़ के इतिहास में किस महाराज का यानी किस शासक का समय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, तो वो कौन थे? महाराणा कुंभाजी थे, जो सबसे ज़्यादा फेमस हुए थे राजस्थानी शैली की मेवाड़ शैली में। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट है, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो महाराणा कुंभाजी थे उनके पिताजी का क्या नाम था, तो महाराणा जी कुंभा थे, उनके पिताजी का नाम था महाराणा मुक्कल। तो ये चीज़ भी याद रखना। आप ऐसे याद कर सकते हो कि मैं से महाराणा और कुंभा मोकल कैसे कल, तो ये चीज़ आप याद रख लेना, अच्छा है क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो महाराणा कुंभा थे वो क्या थे, वे शासक तो थे ही, साथ में वे एक संगीतज्ञ भी थे और कला संरक्षक भी थे। इनके समय में सबसे ज़्यादा कला ने अपना चरम उत्कर्ष मान सकते हैं या प्रोग्रेस की थी, तो वो इन्हीं के समय में की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो महाराणा कुंभा थे उन्होंने कितने वर्ष की आयु जो थी उसमें 32 दुर्गों यानी कि चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ प्रमुख हैं। इनमें जो सबसे ज़्यादा फेमस है, इनमें जो 32 दुर्गों में चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़ प्रमुख हैं, उनका निर्माण कितनी वर्ष की आयु में किया था, तो वो कितनी वर्ष की आयु थी, वो 35 वर्ष की आयु थी। ये चीज़ आप याद रखना। नेक्स्ट है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि जो महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को हराने के पश्चात विजय की स्मृति में सन 1448 ईस्वी में कौन सा किला बनवाया था, तो वह कौन सा किला था, वो था चित्तौड़ की किला यानी कि चित्तौड़गढ़ का किला था, जिसे हम विक्ट्री टावर अर्थात कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित सन 1448 में चित्तौड़गढ़ का जो किला था वह किस भगवान को समर्पित था, तो वो किस भगवान के लिए समर्पित है, वह विष्णु भगवान के लिए समर्पित है। तो ये चीज़ आप जरूर याद रखना। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि चित्तौड़गढ़ के किले का वास्तुकार था वह कौन था, तो वो थे सूत्रधर जैता। तो ये चीज़ भी आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें भी पूछा गया है बहुत बार, तो आपसे पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ आप याद रखना। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो चित्तौड़गढ़ के किले हैं उसकी ऊंचाई कितनी है, तो उसकी जो ऊंचाई है 37.19 मीटर्स है। अगर फिट पूछा जाता है तो वो 122 है। तो चीज़ याद रखना, या तो आपको मीटर में पूछा जा सकता है या फिर फीट में।
नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो राजा का विवाह मीराबाई से हुआ था वे कौन सा राजा था, यानी कि किस राजा का विवाह मीराबाई से हुआ था, तो वो कौन थे? राणा सांगा के पुत्र भोजराज का। भोजराज का जो विवाह हुआ था वो मीराबाई से हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि किस मेवाड़ी राजधानी 56 की पहाड़ियों में स्थित चावंड को अपनी राजधानी बनाया था, यानी कि किस मेवाड़ी राजा ने अपनी राजधानी 56 की पहाड़ियों की चावंड को बनाया था, तो वो कौन थे? महाराणा प्रताप थे। ये चीज़ भी आप याद रखना, कौन थे वो? महाराणा प्रताप। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो चावंड में किस राजा के संरक्षण में रागमाला का सर्वप्रथम चित्रण हुआ था, तो वह कौन से राजा थे? महाराणा प्रताप के संरक्षण में हुआ था रागमाला राजस्थानी शैली की विशेष उपलब्धि है। तो ये चीज़ भी याद रखना कि रागमाला जो है वह राजस्थानी शैली की विशेष उपलब्धि है, क्योंकि यहाँ पर रागमाला का जो चित्रण हुआ था बहुत ही ज़्यादा हुआ है। तो ये चीज़ आप याद रखना। आज का जो वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अगर एक साथ नहीं देख पाते हो तो आप रोक रोक के बीच में भी देख सकते हो, यानी कि आपको राजस्थानी शैली को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मेवाड़ी शैली की किस शासक के समय में मेवाड़ी चित्रों पर मुगलीय प्रभाव पड़ा था, तो ये जो वाला क्वेश्चन है बहुत बार पूछा भी गया है। तो वो कौन से थे? अमर सिंह प्रथम के समय में जो मेवाड़ी शैली थी उस पर मुगलीय प्रभाव दिखाई देने पड़ा था, यानी कि मुगल शैली का प्रभाव दिखाई पड़ने लगा था। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि किस शासक ने सिद्धहिस्त यानी कि जो सिद्ध में स्थित है श्रीनाथ जी की मूर्ति के संबंध में औरंगजेब से भी युद्ध किया था, तो वो कौन से राजा थे? राणा राज सिंह थे। तो ये चीज़ आप याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो श्रीनाथ जी की मूर्ति को कहाँ पर स्थित किया गया था, तो वह कहाँ पर है? सिहाड़ में। ये चीज़ भी आप याद रखना। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो श्रीनाथ द्वारा किस धर्म की कला का प्रमुख केंद्र बना, श्रीनाथ द्वारा किस धर्म की कला का, तो जो वह कौन सा धर्म था? वैष्णव कला तथा संप्रदाय का था। तो ये चीज़ याद रखना, जो नाथ द्वार मंदिर है वह किस धर्म का है? वैष्णव धर्म कला का है। तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मेवाड़ शैली का कौन सा शासक स्वतंत्र प्रकृति के शांति प्रिय शासक थे, यानी कि वो ऐसा कौन सा कलाकार था, शासक था जिन्होंने मेवाड़ शैली में अपनी शांति प्रिय चित्रण कराया था। अपना शासक जो था वो शांति प्रिय तरीके से रखा था। तो कौन थे? जयसिंह थे। इनके समय में बहुत ही कला का प्रोग्रेस हुआ था, तो उनके बारे में हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मेवाड़ स्कूल की उत्पत्ति है वो 1605 ईस्वी में से पूर्व राजस्थान की किस शैली से हुई थी, यानी कि जो मेवाड़ शैली की उत्पत्ति हुई थी वो 1605 ईस्वी में हुई थी, लेकिन जो पहले हुई थी राजस्थानी की किस शैली से हुई थी, तो वह कौन सी शैली थी? लोक कला शैली थी। यानी कि इसकी जो शुरुआत होती है मेवाड़ शैली की वो लोक कला से होती है। ये भी चीज़ आप याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि मेवाड़ शैली की चित्रकला के प्रारंभिक उदाहरण में किसका नाम आता है, यानी कि मेवाड़ शैली की जो चित्र जो मिलते हैं वो प्रारंभिक जो ग्रंथ था वह कौन सा था, तो वह था हमारा श्रावक पंडिकम सूत चूर्णी। तो ये जो ग्रंथ था इसमें मेवाड़ शैली के जो प्रारंभिक चित्र हैं उनका उदाहरण मिलता है। इसका जो समय माना गया है वो 1260 ही माना गया है। तो ये चीज़ भी अब याद रखना। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है जो श्रावक पंडित मत सूत चूर्णी है जो कि 1260 ईस्वी में उदयपुर के स्थान पर किस राजा के समय में चित्रित की गई थी, तो वह कौन से राजा थे? वह थे गोहिल तेज सिंह के समय में चित्रित की गई थी। ये चीज़ भी आप याद रखना। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मेवाड़ शैली में जो कल्पसूत्र चित्र था वो कब चित्रित किया गया था, तो वो कब किया गया था? 1418 में। यानी कि कल्पसूत्र की जो प्रथम कृति जो बनाई गई थी वो जैन शैली में चित्रित की गई थी, लेकिन जो दूसरी चित्रण किया गया था इसका वो मेवाड़ शैली में किया गया था राजस्थानी की। तो ये चीज़ें आप याद रखना। वो कौन सी सन थी? 1418 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि पहली बार कल्पसूत्र का जो चित्रण हुआ था वह किस शैली में हुआ था, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वह जैन शैली में हुआ था। नेक्स्ट है कि कल्पसूत्र का सबसे सुंदर और सबसे ज़्यादा चित्रण जो हुआ है वह किस शैली में हुआ है, वह राजस्थानी की मेवाड़ शैली में हुआ है। कभी कभी तो आपको मैन शैली पूछ लेगा
तो उसमें राजस्थानी आएगी। अगर राजस्थानी के अंदर भी पूछता है तो वह किस में है, मेवाड़ शैली में। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मेवाड़ शैली में सुपाशना हरचरियम जो ग्रंथ है वह किस सन में लिखित एवं सचित्र किया गया था, तो कौन सा सन था, सन 1423 में किया गया था। तो ये चीज़ भी याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मेवाड़ शैली में सुपाशना आचार्यम जो ग्रंथ है उस नामक जो ग्रंथ है वह किस शासक के शासन काल में लिखित एवं सचित्र किया गया था, तो वह कौन से शासक थे, वह थे महाराजा मोकल के शासन काल में, जो कि कुंभा के पिताजी थे। तो उनके शासन काल में इसका चित्रण किया गया था, जो कि देवकुल पाठक यानी कि देवल पांडव समीप स्थल उदयपुर नामक स्थान पर किया गया था। तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि चोर पंचायत नामक ग्रंथ विल्हण द्वारा कब लिखा गया था, तो वह कौन सा सन था, सन 1540 था। ये चीज़ आप याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि किस राजा के शासन काल में मेवाड़ शैली का उत्थान दिखाई देने लगा था, तो वह कौन से शासक थे, महाराणा कुंभा के राज्य काल में। तो ये चीज़ भी आप याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि मेवाड़ शैली के किस राजा के शासन काल को मेवाड़ शैली के स्थापत्य यानी कि जो भवन वगैरह निर्माण बनते हैं उनकी स्थापत्य कला की दृष्टि से स्वर्ण काल माना गया, तो वे कौन से थे, महाराणा कुंभा। यानी कि महाराणा कुंभा ने सबसे ज़्यादा स्थापत्य कला को प्रोग्रेस दिया था, प्रोत्साहन दिया था, उसे एक अलग ही उपलब्धि प्राप्त कराई थी। तो ये चीज़ याद रखना कि मेवाड़ शैली में किस शासक के समय में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है, तो वे कौन थे, महाराणा कुंभा थे। ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि मेवाड़ शैली का रसिकाष्टम जिसकी जो रचना हुई थी वो 1435 में हुई थी नामक ग्रंथ किस चित्रकार द्वारा चित्रित किया गया था, तो मेवाड़ शैली में जो रसिकाष्ट जो ग्रंथ था उसका चित्रण जो किया था वो भिक्कम ने किया था, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो महाराणा कुंभा ने कौन सा ग्रंथ लिखा था जिसमें रागों के मानव रूपों की विधियों का उल्लेख मिलता है, तो वह कौन सा ग्रंथ था, वह था संगीत राज ग्रंथ। तो ये चीज़ आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि महाराणा कुंभा ने कौन सा ग्रंथ लिखा था जिसमें रागों के मान और उपविधियों का उल्लेख मिलता है, जैसे कि आपको मैंने पहले अभी बताया कि वह संगीत राज था। नेक्स्ट हमारा कि मेवाड़ शैली के किस शासक ने संगीत रत्नाकर व गीत गोविंद की टीका लिखी थी, तो मेवाड़ शैली का वह कौन सा शासक था, वह थे महाराणा कुंभा। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि राजस्थानी शैली में सर्वप्रथम सचित्र ग्रंथ ढोला मारू किस राजा के समय में बनाया गया था, तो वह कौन से राजा थे, वह महाराणा राजा के समय का आहार यानी कि 1592 ईस्वी में सचित्र किया गया था। तो ये चीज़ आप याद रखना, महाराणा कुंभा के समय में ही इसको बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो राजस्थानी शैली का सर्वप्रथम सचित्र ग्रंथ ढोला मारू है वह वर्तमान में कहाँ पर है, तो वह कहाँ पर है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। तो ये चीज़ याद रखना कि जो राजस्थानी शैली का सर्वप्रथम ग्रंथ जो है ढोला मारू वह वर्तमान में कहाँ पर है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि मेवाड़ शैली के किस शासक को कुत्तों का बहुत ज़्यादा शौक था और वह जितने भी अपने पोर्ट्रेट बनवाते थे उनमें अपने कुत्ते का भी चित्रण कराते थे, तो वह कौन से राजा थे, महाराणा अमर सिंह थे। तो चीज़ याद रखना क्योंकि इनकी एक अलग ही विशेषता है। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि कुछ कलाविदों के अनुसार 1605 ईस्वी में जो निशारदीन द्वारा चावंड में रागमाला के जो चित्र बनाए गए थे वह किस शासक के समय में बनाए गए थे, तो वह अमर सिंह के समय में बनाए गए थे। तो ये चीज़ याद रखना कि फ्रेंड्स जो चावंड में जो रागमाला बनाई गई थी निशारदीन द्वारा तो वो किस शासक के समय बनाई थी, अमर सिंह के समय में। तो इसका सन भी याद रखना, किसके द्वारा बनाई गई थी, कहाँ पर बनाई गई थी और कौन सा ग्रंथ था और किस शासक के समय में था। तो ये चीज़ आप याद रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एक क्वेश्चन को वह 4 तरीके से पूछ सकता है। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि किस विद्वान ने राजस्थानी शैली को गुज्जर शैली से संबोधित किया था, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि राजस्थानी शैली को अनेक विद्वानों के अनुसार अलग अलग नाम से पुकारा गया है, तो उसमें जो गुज्जर शैली के नाम से पुकारा है वो PM चोहल थे। तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि किस विद्वान के अनुसार राजस्थानी चित्रों में भारत की 15वीं शताब्दी तक की विकसित होने वाली पश्चिमी चित्रांकन शैली के दर्शन होते हैं, तो वह किसने कहा था, वो डॉक्टर मोतीचंद ने
कहा था। ये चीज़ याद रखना, ये वाला जो कथन दिया था वह डॉक्टर मोती चंद के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि किस शासक के समय में मर्दाना महल एवं जनाना महल का निर्माण किया गया था, तो वे कौन थे? अमर सिंह प्रथम के पुत्र जो थे वे कर्ण सिंह के काल में। कर्ण सिंह के काल में जनाना महल और मर्दाना महल का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि मेवाड़ शैली का जो चरम उत्कर्ष था वह रूप था वह किस शासक के समय में दिखाई देता है, तो वे कौन से शासक थे? कर्ण सिंह के जो उत्तराधिकारी थे वो राजा जगत सिंह के समय में दिखाई देता है, जगत सिंह प्रथम के समय में। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मेवाड़ शैली के किस शासक ने जगदीश महल का निर्माण करवाया था तथा उदयपुर महल को भी पूर्ण कराया था, तो वे कौन से शासक थे? जगत सिंह प्रथम थे। तो जगत सिंह से आप जगदीश महल भी याद रख सकते हो, जो कि उदयपुर महल के नाम से भी है। उदयपुर महल को भी इन्होंने ही पूर्ण कराया था, तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मेवाड़ शैली के किस शासक के राजमहल में चित्तौरों की ओबरी नाम से कला विधि थी, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और आपसे पूछा भी जा सकता है। तो वे कौन थे? महाराणा जयसिंह के राजमहल में। जो महाराणा जयसिंह थे उनके राज्यकाल में एक चित्तौरों या चित्तौरों का मतलब होता है जो चित्रकार थे उनकी एक ओबरी बनाई गई थी, तो वे उनके द्वारा बनाई गई थी, यानी कि जयसिंह के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो महाराणा जयसिंह द्वारा बनाई गई जो चित्तौरों की जो ओबरी थी उसको अन्य किस नाम से जाना जाता था, तो उसे तस्वीरा कारखाना या मिनिएचर पेंटिंग्स के नाम से भी पुकारा जाता था। तो ये चीज़ आप याद रखना। नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि साहिबदीन और जो मनोहर थे वह किस शैली के लिए प्रसिद्ध कलाकार थे, तो किस शैली के लिए थे आपको पता है, तो वह राजस्थानी शैली के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है हमारा कि जो साहिबदीन चित्तेरा द्वारा रागमाला थी, जो 12 चित्र थे वो वर्तमान में किस संग्रहालय में संग्रहित हैं, तो वह किस संग्रहालय में? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली तथा भारत कला भवन वाराणसी, बोस्टन संग्रहालय अमेरिका। यानी कि जो साहिबदीन चित्तेरे द्वारा जो रागमाला के जो चित्र बनाए गए थे वे कहाँ कहाँ पर संग्रहित हैं, तो वो 3 जगह स्थित हैं। एक तो राष्ट्रीय संग्रहालय भारत में ही है और भारत भवन वाराणसी में है, बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में। तो ये चीज़ आप याद रखना। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो साहिबदीन चित्तेरे ने किस सन में रागमाला के चित्र बनाए थे, तो कब बनाए थे? वो 1628 में बनाए थे, तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो साहिबदीन द्वारा चित्रित गीत गोविंद के जो चित्र थे वो वर्तमान में कहाँ हैं, तो वो कहाँ पर हैं? जोधपुर महाराजा संग्रहालय में है, प्रताप संग्रहालय उदयपुर में है एवं कुंवर संग्राम सिंह जयपुर के निजी संग्रहालय में। तो 3 जगह इनके गीत गोविंद के चित्र मिलते हैं। किसके द्वारा चित्रित है? वह साहिबदीन के द्वारा चित्रित है। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो साहिबदीन थे उनके द्वारा जो रसिक प्रिया के जो 41 चित्र थे वह कब बनाए गए थे, तो वह 1630 में बनाए गए थे। तो ये चीज़ भी याद रखना। रसिक प्रिया के जो 41 जो चित्र थे वो 1630 में बनाए गए थे साहिबदीन के द्वारा। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो साहिबदीन द्वारा रसिक प्रिय ग्रंथ था उसके जो 41 चित्रों में से 21 चित्र हैं वो वर्तमान में कहाँ पर हैं, तो वह महाराजा बीकानेर के संग्रहालय में संग्रहित हैं। तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो रसिक प्रिया में सबसे ज़्यादा जो सुंदर चित्र है वह किसका माना गया है, तो वह रासलीला वाला जो चित्र है बहुत ही ज़्यादा फेमस माना गया है। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि किस सन में साहिबदीन द्वारा उदयपुर में श्रीमद् भागवत की चित्र अंकित किए गए थे, तो वह किए गए थे 1648 में। तो ये चीज़ याद रखना, किसके द्वारा किए गए थे, साहिबदीन के द्वारा। कौन से ग्रंथ के? श्रीमद् भागवत के। और कब किए गए थे? 1648 में। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो साहिबदीन द्वारा 1648 में चित्रित भागवत के जो कुछ चित्र थे वो वर्तमान में कहाँ पर हैं, तो वो भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट पुणे में है। तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मनोहर चित्तेरा था वह किस सन में रामायण ग्रंथ के चित्र को चित्रित किया था, कि सबसे ज़्यादा फेमस है, तो ये चीज़ याद रखना। तो वो किया था 1649 में। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मनोहर द्वारा 1649 में चित्रित रामायण ग्रंथ का जो चित्र थे वो वर्तमान कहाँ पर संग्रहित हैं, तो कहाँ पर है? वो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में। इसकी एक अन्य प्रति है वह सरस्वती भंडार उदयपुर में है, जिस पर
1651 की तिथि पड़ी हुई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मनोहर ने जो चित्र बनाए थे वो 3 चित्र बनाए थे, तो उनमें से जो एक अन्य चित्र थी वो किस में थी, वो शश्वती भंडार उदयपुर में थी। 2 को मैं आप पहले बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि 1650 से 1651 में चित्रित सूरसागर के कुछ पृष्ठ वर्तमान में कहाँ पर संग्रहित हैं, तो कहाँ पर है, गोपी कृष्ण कनोडिया कोलकाता में स्थित है। ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो साहेबदीन द्वारा 1655 में चित्र सूकर क्षेत्र महात्मा वर्तमान में कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, राजस्थान की प्राचीन विद्या प्रतिष्ठान उदयपुर के संग्रहालय में। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ जितनी भी मैं ग्रंथ बता रही हूँ और जितने भी कलाकार बता रही हूँ और जितने भी वर्तमान में वे स्थित हैं उन सबको आप अच्छे से रट लेना बार बार अच्छे से, ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएं। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो साहेबदीन द्वारा 1659 में चित्रित भ्रमर गीत वर्तमान में कहाँ पर संग्रहित है, तो कहाँ पर है, प्रताप संग्रहालय व राष्ट्रीय संग्रहालय में स्थित है। एक तो प्रताप संग्रहालय व राष्ट्रीय संग्रहालय में स्थित है, तो चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो 1659 में चित्रित गीत गोविंद वर्तमान में कहाँ पर संग्रहित है, तो कहाँ पर है, कुंवर संग्राम सिंह संग्रहालय में संग्रहित है, जो कि जयपुर में है। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि किस राजस्थानी राजा के समय में ब्रज से श्री नाथ जी की मूर्ति विग्रह को मुगलों की परवाह ना करते हुए नाथ द्वार में लाया गया था, तो वह कौन से शासक थे, वो महाराणा राज सिंह के समय में लाया गया था। तो ये चीज़ याद रखना क्योंकि बहुत फेमस क्वेश्चन है और ये नाथ द्वार शैली से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि किस राजा के समय में रामायण महाभारत और भागवत पुराण के कई हजार चित्र बनाए गए थे, तो वह कौन से राजा थे, वह महाराजा जयसिंह के समय में बनाए गए थे। तो नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित गोवर्धन धारण का चित्र कब बनाया गया था, तो वह कब बनाया गया था, 1680 में बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो गीत गोविंद का जो तीसरा भाग था वह राजस्थानी राजा के समय में बनाया गया था, वह कौन से राजा थे, महाराणा अमर सिंह द्वितीय के समय में बनाया गया था। तो ये चीज़ याद रखना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ जितने भी क्वेश्चन है वह अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं वह पूछे गए हैं, इसीलिए आप सभी को अच्छे से रट लेना। मैं बार बार आपसे यही चीज़ बोल रही हूँ ताकि आपका कोई भी प्रश्न ना छूटे। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि किस शासक के समय में शिव प्रसन्न मंदिर एवं अमर विलास महल मुगल स्थापत्य पर आधारित बनाया गया था, तो वह कौन सा राजा था, वह अमर सिंह द्वितीय के समय में बनाया गया था। कौन से मंदिर थे वो, शिव प्रसन्न मंदिर एवं अमर विलास मंदिर, जिन पर जो प्रभाव पड़ा था वह मुगल स्थापत्य का पड़ा था। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में किस महल को बोडी महल के नाम से भी जाना जाता है, तो वह कौन सा महल था, जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि शिव प्रसन्न मंदिर एवं अमर विलास मंदिर को जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा, कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है किस राजस्थानी शासक के काल में गीत गोविंद के शेष चित्रों का कार्य पूरा किया गया था, तो वह कौन सा राजा था, तो महाराणा संग्राम सिंह के शासनकाल में किया गया था। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो जगन्नाथ चित्रा था वह किस राजा के शासनकाल का प्रसिद्ध चित्रकार था, तो वह किस शासक का था, महाराणा संग्राम सिंह के समय का। जो महाराणा संग्राम थे उनके समय का जो फेमस चित्रकार है वह जगन्नाथ था। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो जगन्नाथ चित्रकार था वह चित्रकार के साथ और क्या था, वह एक प्रसिद्ध कवि भी था। तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो जगन्नाथ है वह किस सन में बिहारी सतसई का चित्रण किया है, तो उसने जो चित्रण किया है 1719 में किया है। मैं यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन इंक्लूड किया है मैंने उम्मीद किया है कि आपके 90% क्वेश्चन को सभी को इंक्लूड कर लिया है मेवाड़ शैली से संबंधित जिस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जगन्नाथ चित्रकार था उसने किस सन में सुंदर श्रृंगार का चित्रण किया था, तो कब किया था, 1720 में, और कौन सा ग्रंथ था वो, सुंदर संग्राम। तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि ग्रंथ राजस्थानी शैली का प्रथम चित्र ग्रंथ माना गया है, यानी कि कौन सा ग्रंथ राजस्थानी शैली का प्रथम चित्र माना जाता है, तो बसंत विलास को माना गया है राजस्थानी का प्रथम चित्र। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ था वह कौन सा था, प्राचीन मतलब पहला,
तो वह कौन सा था? श्रावक प्रतिक्रमण सूत चूर्णी थी, जो कि 1260 में उदयपुर के आहार में चित्रित है, जो महाराजा गोला तेज सिंह के समय में चित्रित है, जो कि आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तो चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि गीत गोविंद अयार्णिका नामक ग्रंथ मेवाड़ के गोकुंदा नामक स्थान पर कब चित्रित की गई थी? तो वह कब चित्रित की गई थी? 1455 में। तो ये चीज़ याद रखना। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मेवाड़ शैली की आरंभिक चित्र शैली में निर्मित कौन सा ग्रंथ है, यानी कि पहला जो ग्रंथ था वह कौन सा था, किस ग्रंथ में था? जैन ग्रंथ में। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मेवाड़ शैली है उसमें अभ्रंश शैली का प्रभाव दिखाई देता है। तो अभ्रंश शैली थी वह एक जैन शैली थी, तो उसमें जब प्रभाव जैन शैली का पड़ा था तो उसका जो ग्रंथ था वो था सुपाषणाचार्यम, और जिसकी जो रचना हुई थी वो 1423 में की गई थी। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि मेवाड़ शैली का उजाला रूप किस ग्रंथ में हुआ था, यानी कि जो उजागर हुआ था जो वो कौन से ग्रंथ में हुआ था? वह था विल्हड़कृत द्वारा चोर पंचास्का नामक ग्रंथ में हुआ था, जो कि 1540 में चित्रित की गई थी, जो राजस्थान के प्रतापगढ़ में चित्रित हुई थी। तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि कल्पसूत्र का चित्रण मेवाड़ शैली में किस सन में हुआ था, तो वह सोमेश्वर गांव की मोहबाड़ में चित्रित किया गया था। तो वह कौन सा सन था? वह 1418 था। ये चीज़ याद रखना। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मेवाड़ शैली में सर्वाधिक किस पशु का अंकन हुआ है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो हुआ है वह हाथी का हुआ है। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मेवाड़ शैली में सर्वाधिक किस वृक्ष का चित्रण हुआ है, तो वह कौन सा वृक्ष था? कदम का वृक्ष था। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मेवाड़ शैली में बॉर्डर किस रंग से बनाए गए, बॉर्डर मतलब हाशिए जो होते हैं वह किस रंग से बनाए गए थे, तो वह लाल तथा कि पीले रंग की सादी पट्टियों से बनाए गए थे। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मेवाड़ शैली में कैसे रंगों का प्रयोग किया गया है, तो वहाँ पर चटकीले रंगों का, चमकदार रंगों का, तेज रंगों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मेवाड़ी चित्रकारों ने प्राय किन रंगों का प्रयोग किया गया था, तो जो रंग थे वो कौन कौन से थे? सूर्या, लाल, केशरी, नीला, पीला, लाजवर्दी। ये जो कलर थे वे इनके प्रमुख चित्र थे, कलर थे। तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि मेवाड़ शैली में किन लोक कलाओं का चित्रण हुआ था, यानी कि जो मेवाड़ शैली थे उसमें कौन कौन सी लोक कलाओं का चित्रण किया गया था, तो वे कौन सी थी? वह पाबूजी के फंड थे, खिलौने थे, मृग थे, मूर्तियाँ थी, इन सभी का प्रचुर मात्रा में चित्रण हुआ था। उम्मीद है कि आज का आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।